हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे टर्म 2 के मॉडल सेट नंबर 2 के ग्रुप ए के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको। आज के क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू कर डिस्कशन करेंगे और सेट नंबर 2 में ग्रुप ए फिनिश किया है, ग्रुप बी के क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। तो चलिए उनके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं और आज की क्लास में हम ग्रुप बी डिस्कस करेंगे। ग्रुप बी में भी आपके पास क्वेश्चंस जो होंगे टोटल नंबर होंगे 7, जिसमें से आपको सिर्फ 5 के आंसर करने होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रुप बी में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 से ग्रुप बी की शुरुआत है, तो हम उसके आंसर को देख लेते हैं। फर्स्टली तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है राइट 2 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। आपसे 2 मेरिट और 2 डिमेरिट पूछा जा रहा है मीडियन का। ठीक है, सिंपल है, आप लिख दो 2 मेरिट्स ऑफ मीडियन और बहुत सारे मेरिट एंड डिमेरिट हैं, उनमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला आप लिख सकते हो सिंप्लिसिटी। सबसे पहला जो मेरिट है मीडियन का वो ये है कि ये बहुत इजी है। मीडियन को कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल है। आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल टू कंप्यूट द मीडियन। मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड में बता दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सेकंड लिख सकते हैं सर्टेनिटी। सेकंड लिख दो आप सर्टेनिटी। सर्टेनिटी बोलने का मतलब हुआ, सिंप्लिसिटी का मतलब बता दिया, इट इज़ सिंपल टू कंप्यूट मीडियन, वैल्यू ऑफ मीडियन। एंड सर्टेनिटी का मतलब हो गया इट हैज़ डेफिनिट वैल्यू। ठीक है, चलो पूरा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज़ simple to compute the value of median। और certainty में बता रही हूँ कि it has a definite value। एक निश्चित वैल्यू जो होता है वो हम निकाल पाते हैं मीडियन की मदद से। तो इसका एक डेफिनिट वैल्यू होता है जो कि काफ़ी रिजिडली डिफाइन किया गया होता है, जैसा कि और विच इज़ ऑलवेज सर्टन। एक स्पेसिफिक सीरीज़ में जितने भी वैल्यूज़ हैं तुम्हारे, सपोज करना, ये मैं आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें से अगर एक वैल्यू को हमने मीडियन माना है तो दिस इज़ अ डेफिनिट वैल्यू। ठीक है, पॉइंट वगैरह में ये नहीं होता है, इट इज़ सर्टन कि इस पूरे सीरीज़ में यही वैल्यू जो है वो मीडियन है। तो ये एक एडवांटेज है, मेरिट है मीडियन निकालने का, जो कि आप लिख सकते हैं। अब बात करें 2 डिमेरिट्स की। व्हेन 2 डिमेरिट्स ऑफ मीडियन, में आप सबसे पहला डिमेरिट लिख सकते हैं कि मीडियन जो है ये कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। इट इज़ कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। अब क्या मतलब हुआ बोलने का, तो मीडियन को निकालने में हमने क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको जो सीरीज़ दिया हुआ रहता है उसको अरेंज करना पड़ता है। कैलकुलेट करने के लिए मीडियन, आपके पास जो भी आइटम्स होते हैं इन द सीरीज़ उसको आपको अरेंज करना पड़ता है, ईदर द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। समटाइम्स ये अरेंजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है इसमें। इस सेंस में हम इसको कॉस्टली कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। मेहनत के सेंस में देखा जाए तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है, तो ये एक इसका डिमेरिट हो सकता है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख दो, आप चाहें तो लिख सकते हो कि एफर्ट एंड टाइम। आप लिख सकते हो इसको दूसरे शब्दों में कि in the calculation of median we have to arrange the items of the series in ascending or descending order, and in that cases it becomes difficult sometimes। तो ये एक डिमेरिट है। उसके अलावा आप इसके डिमेरिट में सेकेंड नंबर में पॉइंट लिख सकते हैं लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नेचर।
लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नेचर। मीडियन जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव नेचर का नहीं होता है। मतलब कहने को कि मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स इन द यूनिवर्स। जितने भी आइटम्स यूनिवर्स में हैं मीडियन उन सब पे बेस्ड नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अ मिडिल वैल्यू इन द सीरीज, ठीक है, जिसकी वजह से एक ये पोजिशनल एवरेज कहलाता है, जो कि आपको एग्जैक्ट सीरीज के जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके नेचर को रिप्रेजेंट न करके जस्ट एक पोजिशनल एवरेज की तरह एक वैल्यू बता देता है। इन दैट केस रिप्रेजेंटेटिव नेचर की काफ़ी कमी हो जाती है मीडियन में, और ये भी इसका एक डिमेरिट हो सकता है। तो आप इस तरह से 2 पॉइंट में मेरिट 2 पॉइंट में डिमेरिट लिखते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया ग्रुप नंबर बी का, वो है क्वेश्चन नंबर 9। और फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कहा जा रहा है फाइंड द मीन डेविएशन। ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए कहा जा रहा है अर्थमेटिक मीन की मदद से, और आपके पास कुछ डेटा दिए हुए हैं। यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है मार्क्स और दूसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे तो ज़रा ध्यान दो। सोल्यूशन ही करेंगे डायरेक्टली, कुछ कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है, 5 कॉलम्स हम बनाएंगे। सबसे पहले तो जो मार्क्स दिया हुआ है उसको x मान लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम f मान लेंगे। जो मार्क्स है क्वेश्चन में गिवन उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। मार्क्स है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2, 3, 7, 5, 3, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले तो हमें अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा सो दैट कि हम उससे मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर सकें। दिस इज़ द डिस्क्रीट सीरीज। इन दिस केस हमें जो मीन वैल्यू निकालना है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो x बार इज इक्वल टू हम यूज़ करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसका इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट मीन। अब इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो एक कॉलम बनाना होगा एफ एक्स का। एफ एक्स चाहिए उसका सम, तो इन दोनों का कॉलम हमें क्रिएट करना होगा। तो एफ को एक्स से आप इंटू करेंगे तो आपको निकल आएगा सिग्मा एफ एक्स, जहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 7 210, ठीक है। 40 इंटू 5 200 एंड 50 इंटू 3 150, राइट। अब आपको क्या करना है, तो इन सब का कर लेना है आपको सम। सबसे पहले तो सिग्मा एफ करो, सिग्मा एफ करो, जोड़ो सबको, 2 and 3 5 और 7 12 और 5 17 और 3 20। अब आपको करना है सिग्मा एफ एक्स, इनका सम करना है, तो सबको जोड़ो, 0 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14 का 4, हाथ में रहा 1 2 और 2 4 और 2 6 640, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एफ एक्स भी आ गया है और सिग्मा एफ भी आ चुका है। इसकी मदद से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे
मीन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। मीन वैल्यू का फॉर्मूला पहले ही मैं लिख चुकी हूँ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 640, सिग्मा एफ कितना है 20। आप डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल और 2 32। तो आपका x आ गया x बार, यानी कि मीन आ गया है 32। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? तो अगले स्टेप में हमको मोड d निकालना है, ठीक है। d क्या हो जाएगा? तो d इज बेसिकली द डेविएशन, d इज द डेविएशन फ्रॉम x सीरीज के वैल्यूज टू द मीन वैल्यू। तो यहाँ पे डेविएशन कैसे निकलता है हमारा? तो डेविएशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। x बार निकाल चुके हैं, कितना है 32, x है हमारे पास। अब इनका हम डेविएशन निकालेंगे और ध्यान देंगे जो डेविएशन आएगा वो मोड में ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साइन को इग्नोर करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको हमको पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखना है, मोड में है। तो अब देख लो, सबसे पहले तो x है कितना 10 और x बार है 32, तो कितना आ जाएगा 22। लेकिन माइनस का साइन नहीं लगेगा बिकॉज हमने मोड लिया हुआ है। मोड वैल्यू जो है वो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन को इग्नोर करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसी तरह से निकालते जाना है और निकालते निकालते आप निकाल लोगे सारा वैल्यू विच इज़ 20 माइनस 32, तो हो जाएगा आपका -12, लेकिन माइनस का साइन नहीं लगेगा। 30 माइनस 32 तो हो जाएगा आपका 2, प्लस माइनस के साइन को हटाकर 40 माइनस 32 8, 50 माइनस 32 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है 50 माइनस 32 है, इट्स नॉट 12 इट्स 18। अब ये निकल आया हमारा क्या, तो डेविएशन निकल आया। एक और कॉलम बनाएंगे जहाँ पे क्या करना है f इंटू डी, जो हमने डेविएशन निकाला हुआ है वो। तो इसमें तुमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ d को मल्टीप्लाई करते जाना है। गुना जब आप करते जाओगे तो बस रिजल्टिंग प्रोडक्ट को लिखते जाओ। 2 इंटू 22 44, 3 इंटू 12 36, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 40, 3 इंटू 18 54। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब हम लोगों को इसका सम करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है हमारा मीन डेविएशन निकालने का, उसमें हमको इसके सम की ज़रूरत पड़ेगी। सबको सिंपली ऐड कर लो, 4 and 6 10 और 4 14 और 4 18 का 8 हाथ में हो गया 1, 5 and 1 6 and 4 10 और 1 11 और 3 14 and 4 18, सो 188 आता है आपका सम ऑफ f इंटू डी। अब देखो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फर्स्टली मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एफ डी है, अच्छा एक सेकेंड, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हम सिग्मा एफ डी का जो वैल्यू हमने सम करके निकाला हुआ है वो, और सिग्मा एफ जो है हमारे पास वो हम उसको पुट कर लेंगे। सिग्मा एफ डी हम ऑलरेडी देखो निकाल चुके हैं विच इज़ 188, सो 188 अपॉन सिग्मा एफ हमारे पास है 20। अब इसको आपने सिंपली डिवाइड कर लेना है, तो आ गया आपका वैल्यू कितना 9.4। जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया वो है आपका 9.4, बट दिस इज नॉट द आंसर।
ये अभी आंसर है नहीं, अभी आपको फिर एक और स्टेप लेके जाना है और वहाँ पे आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सेकेंड, जिसमें आप निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एक्स बार। जो फॉर्मूला है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम निकाल चुके हैं विच इज़ 9.4। दिस इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। अब एक्स बार भी है आपके पास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स बार इज 32। वैल्यू पुट करो, कितना आया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 9.4 डिवाइडेड बाय एक्स बार आपका कितना आया था 32, तो 9.4 अपॉन 32। इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड कर देंगे तो 9.4 अपॉन 32 करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.29 एंड दिस इज आवर आंसर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका हम सोल्यूशन कर लेंगे। फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद किए बिना कोई काम नहीं चलने वाला है, और फॉर्मूला याद है उसका एप्लीकेशन आप आसानी से कर सकते हैं और अप्लाई करते हुए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ईदर द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो जो भी आपसे पूछेगा आप उसका सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को ख़त्म करने के बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे हम लोगों से अगेन पूछा जा रहा है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और कमेंट करने के लिए भी कह रहा है ऑन देयर रिलेशनशिप। आपके पास यहाँ पे 2 टाइप के डेटा गिवन हैं और उन दोनों ही टाइप ऑफ डेटा, मतलब 2 डेटा है 2 सीरीज़ में एक्स और वाई, और उनके बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अगेन जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए तो कह रहा है, बट कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, तो हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ये देख लेंगे कि हमारे डेटा किस तरह के हैं, सीरीज़ में जो आइटम्स हैं वो किस तरह के हैं, बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं और लार्ज वैल्यूज़ हैं। उस हिसाब से आप मेथड का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास उसके डेटा काफ़ी शॉर्ट हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, सो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को चुन सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्टली होता है बिना किसी डेविएशन वगैरह का झंझट किए हुए, तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देख लो, एक्स सीरीज़ दिया हुआ है और वाई सीरीज़ दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और 5, वाई का वैल्यू है 3, 4, 6, 7 और 10। अब हमें क्या करना है, तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला हम लोगों को जो जो स्टेप फॉलो करना होता है वो कुछ ऐसा है। पहले तो फार्मूला जान लो, फार्मूला लिख लेते हैं एक जगह पे, सो दैट कि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। R इज इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट अंडर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें इन सारे जो डेटा है इन सारे डेटा का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इसके बाद उन सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल जाएगा। तो देख लो, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सिग्मा एक्स करना पड़ेगा। एक्स और वाई गिवन है तो हमें सबसे पहले इसका सम कर लेना है। सिग्मा एक्स का सम कर लो, 1, 2, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। ठीक उसी तरह से सिग्मा वाई कर लें, सम 3 and 4 7 और 7 14 और 6 20 और 10 30।
अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट में x का करेंगे स्क्वायर। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, और क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 1 and 4 5 और 9 कितना हो जाएगा, 5 और 9 15, 14, 14 और 16, या ऐसे जोड़ लो, 6 और 5 11 और 9 20 और 5 25, 2 2 4 और 1 5। अब y का स्क्वायर करो, चलो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49 और 10 इंटू 10 100 सिग्मा y स्क्वायर। 9 और 9 18 और 6 24 और 6 30 का 0, 3 और 4 7 और 3 10 और 1 11, और कितना हो गया था, और 1 2, सो इट्स 210। ओके, सम आ गया हमारा y स्क्वायर का। अब यहाँ पे हम x और y का सम कर रहे हैं। सम कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों का अब एक और कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x इंटू वाई करेंगे और उसके प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 10 50 सिग्मा एक्स वाई बराबर, सबका सम कर लो। 3 और 8 11 और 8 19 और 8 27 का 7, 2 और 5 7 और 2 9 और 1 10 107। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज जिसकी भी हमको ज़रूरत है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, और अब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में सबसे पहले n बराबर, तो आपने काउंट कर लेना है कितना हो गया 5, 5 इंटू सिग्मा एक्स वाई कितना आया 107 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 15 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इज इक्वल्स टू 5 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 55 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 15 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n बराबर है 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ गया था 210 माइनस सिग्मा वाई का विच इज 30 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व करें। 535 माइनस 450 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 275 माइनस 15 का स्क्वायर इज 225 इंटू रूट अंडर 1050 माइनस 900। अब क्या करो, घटाओ इनको ऊपर, तो 5 13 में 5 गया तो 8 85 अपॉन अंडर रूट 225 में 227 में 225 जाएगा तो 0 5 50 इंटू 1050 में 900 जाएगा तो बचेगा 150। अब आप एक काम कर सकते हो 50 इंटू 150 कर लो तो 85 अपॉन 75 अंडर रूट 75, फिर उसका आप रूट वैल्यू निकालो। अंडर रूट 75 जो आता है उसका रूट वैल्यू जब हम करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू आएगा हमारा, तो जब हम रूट 75 करेंगे तो उसका वैल्यू आता है हमारा 86.60। ठीक है, अब आपको इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। जब 85 अपॉन 86.60 आप करोगे तो आएगा वैल्यू 0.98। ये जो वैल्यू आया आपका पॉजिटिव में, दिस इज द आंसर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से ग्रुप बी के दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सलूशन हम लोगों ने कर लिया है। अब मूव कर जाएंगे हम हमारे
अगले क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो, कोई भी मेथड आप अपनाओगे आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को ही रटना है हमें। आप कोई भी मेथड चुन लो, आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ अगेन थ्योरी क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेंशन कीजिए कोई भी 3 एडवांटेज ऑफ इंडेक्स नंबर। मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ इंडेक्स नंबर। तो अपने से ही आपको नंबर जो है वो बता रखा है कि 3 एडवांटेजेस लिखने हैं। आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। हम लोगों ने हमारे चैप्टर को पढ़ते वक्त काफ़ी सारे पॉइंट्स में एडवांटेजेस देख रखे हैं ऑलरेडी, तो आप उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला तो इंडेक्स नंबर इज हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। देखो, पॉलिसीज़ बनाने में ये काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज इंडेक्स नंबर की मदद से हम रिलेटेड वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस को मेजर कर लेते हैं, और चेंजेस जो होते हैं वो समय के साथ हो रहे होते हैं। और अगर हमें किसी भी तरह की कोई पॉलिसी बनानी हो, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी हो, तो वो इंडेक्स नंबर की मदद से पहले समय में कितने तरह का कैसा चेंज आया है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो, हर किसी को पॉलिसी मेकिंग में ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। उसके अलावा और पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इसका एडवांटेज है कि दिस इज़ हेल्पफुल इन मेजरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बहुत ज़्यादा घट जाना। तो देश में, इकोनॉमी में किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस को अगर जानना है, पता लगाना है, तो इंडेक्स नंबर उसके लिए हमारी मदद करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांटेज है इंडेक्स नंबर का। उसके अलावा आप और भी चीज़ें इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन मेजरिंग द चेंजेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें होने वाले चेंजेस को मेजर करने में भी इंडेक्स नंबर काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू बिजनेसमैन। इंडेक्स नंबर जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को काफ़ी मदद करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी हेल्प करता है, यूज़फुल होता है गवर्नमेंट के लिए, यूज़फुल होता है टू एक्सेस द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। देश में कितना हो रहा है, कितना पहले हुआ, कितना है, कितना चेंज आया है, ये सारी बातों का पता लगाने में इंडेक्स नंबर मदद करेगा। फिलहाल 3 ही पॉइंट बताया है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखे हैं। आप कोई भी 3 पॉइंट्स इसी तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया हमारा, उसका आंसर देख लो। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जहां पे हमसे पूछा जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी के बीच में अंतर पूछा जा रहा है। 3 मार्क्स में है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। आप अकॉर्डिंग टू योर विल और नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन द चैप्टर ऑफ पॉवर्टी। तो आप क्या क्या डिफरेंसेस लिख सकते हो दोनों में। तो सबसे पहला जो अंतर हो जाएगा वो तो हो जाएगा भैया दोनों का मीनिंग, ठीक है। क्या है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है इट रेफर्स टू द टोटल number of people living below poverty line। गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग पाए जाते हैं दे आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट
पुअर, उसी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर हम कैटेगराइज करेंगे। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? तो रिलेटिव पॉवर्टी जो होता है, इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल, it refers to the poverty of people in relation to other people, country, region, etc. याद करें तो एब्सोल्यूट पुअर मतलब हो गया जो गरीबी रेखा के नीचे है, और रिलेटिव पुअर का मतलब हो गया, पॉवर्टी का मतलब हो गया ये वो सारे लोगों की गरीबी को बतला रहा है जो किसी दूसरे की तुलना में गरीब है। अब इन रिलेशन टू अदर्स मतलब हो गया किसकी तुलना में? तो किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में, या हम कोई दो स्थान कंपेयर कर रहे हैं आपस में, या हम किसी दो कंट्री का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर इन सारे सेंस में हम गरीबी को देख रहे हैं, रिलेशन में देख रहे हैं, कंपैरिजन में देख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का तो भाई सीधा है कि इसको हम डायरेक्टली देखते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं दे आर एब्सोल्यूट पुअर। और भी पॉइंट्स में आप डिफरेंसेस लिख सकते हो, एक सिंपल आप मीनिंग भी लिख दो तो चल जाएगा। आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कि इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इट इज़ मेजरिंग बाय पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग गरीब, उसके ऊपर के लोग नॉन पुअर। और रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए इट इज़ मेजरिंग बाय लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व की मदद से हम रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करते हैं। लॉरेंज कर्व में जहाँ पे हम इक्वल और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को देख रहे हैं, तो वो हम लॉरेंज कर्व से दिखाते हैं, तो वो उसका एक मेजर करने का तरीका हुआ। और रिलेटिव पॉवर्टी को और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका हो गया किससे? तो भाई पॉवर्टी लाइन से। उसके अलावा आप इसमें और भी डिफरेंसेस, इतना लिखना आपका इनफ रहेगा बिकॉज 3 मार्क्स में है, बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, तो आप ये लिख सकते हो। और एक आप पॉइंट में एग्जाम्पल दे सकते हो, एनी ऑफ अदर एग्जाम्पल आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डाल सकते हैं और रिलेटिव पॉवर्टी में आप डाल सकते हो। आर्बिटरी एग्जाम्पल हो सकता है, आप अपने मन से लिख दो कि देर आर 2 पर्सन ए और बी, और ए का इनकम इतना है, बी का इनकम कम है कंपैरेटिवली, बी ए से रिलेटिवली पुअर है वहाँ। और यहाँ लिख दो पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन का जो भी मेजरमेंट का तरीका है, लाइक कैलोरीज इनटेक या पर कैपिटा, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं और आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। और हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक का डिस्कशन हम आज के क्लास में करते हैं, और अगले क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।